सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और जिन्ना को एक जैसा बताने पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने औरैया में कहा कि जिन्ना और पटेल एक जैसे नहीं हो सकते। सीएम योगी ने जिन्ना की पटेल से तुलना को शर्मनाक बताया। उन्होंने जिन्ना को देश तोड़ने वाला और सरदार पटेल को देश जोड़ने वाला बताया। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था। और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिन्ना वाले बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर पढ़नी चाहिए। कई राजनीतिक में उसको चलाया है, कई राजनीतिक में उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर दें। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में कहा कि पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला कर पूछा कि यूपी में आया निवेश कहां गया। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे। भाइयों बहनों, कोई पर्व और त्योहार आता था, आस्था पर भी कुठाराघात होता था और छोटे बड़े सभी व्यापारियों की कमाई भी लूट जाती थी। और यही नहीं, आम जन आस्था पर प्रहार होने की बजाय होता ही था। झूठे मुकदमे सामान्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर लाद करके उनकी जवान को बंद किया जाता था। लेकिन आपने 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, प्रदेश में 4.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जिसने दंगा करने का प्रयास किया उसको 2 टूक बता दिया कि भैया दंगा करोगे तो इसके बाद क्या होने जा रहा है, 7 पीढ़ियों का लिख के छोड़ जाइए, क्योंकि वे 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन ये पूर्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए दंगा करना छोड़ दो, आस्था के साथ खिलवाड़ करना छोड़ दो, पर्व और त्योहारों की परंपरा पर व्यवधान पैदा करना छोड़ दो। कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए, क्योंकि हम लोग गोमती के किनारे बैठे हैं, जब डिफेंस एक्सपो लगा था तो इसी गोमती किनारे को सजाया गया था, सुंदर बनाया गया था, इसकी साफ सफाई की गई थी।
फौज को दिखाने के लिए, जो इन्वेस्टर है उनको दिखाने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, रोइंग, न जाने क्या क्या पानी की चीजें, बोट्स डाली गई थी। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट कब आएगा? और यहीं पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी जिसमें न जाने कितने लाख करोड़ का ये कहा गया था कि इन्वेस्टमेंट आने वाला है, MOU हुआ है। आखिरकार कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने को रोजगार मिला, कौन सा कारखाना लग गया, कम से कम बताएं। और मुझे उम्मीद है कि बड़ी तैयारी के साथ आजमगढ़ जाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट से कौन सा कारखाना लगा है वहां, ये बताएं। माहौला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। और जिना वाले बयान पर कायम रहने पर अखिलेश यादव पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव वोट बैंक के लिए जिना की तारीफ कर रहे हैं। जिन्ना के बयान पर अडिग रहकर के अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है। चंडीगढ़ में अकाली दल ने वैट घटाने की मांग को लेकर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में देखिए किस तरह से अकाली दल के कार्यकर्ता सीएम आवास के बाहर जुट गए और कुछ इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने लगे। नारेबाजी करते हुए ये सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगे बढ़ने लगे। हालांकि इस दौरान देखिए किस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर की गई है। मौजूदा पुलिस वालों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, आगे बढ़ने नहीं दिया, बैरिकेड यहां पर लगाकर रखा गया, लेकिन अकाली दल के ये कार्यकर्ता रुके नहीं, जबरन आगे बढ़ने की कोशिश देखिए किस तरह से ये आगे करते रहे, जिसके बाद पुलिस वालों को लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुलिस के एक्शन मोड में आते ही वहां किस तरह से भगदड़ मच गई देखिए। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल यहां पर दिखाई देने लगा। और इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया में एक जनसभा के दौरान पेट्रोल डीजल का वैट कम नहीं करने पर कांग्रेस शासित राज्यों को घेरा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए कम किए गए। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। महंगाई इससे नियंत्रित होगी, आम जन को राहत मिलेगी। डीजल आम उपभोक्ता के साथ साथ किसानों के लिए इससे भारी राहत मिलेगी। और भाइयों बहनों, पेट्रोल हमारे युवाओं के साथ साथ नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी बाइक के लिए, स्कूटर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और भाइयों बहनों, 12 रुपए कभी आपने सुना था 12 रुपए की कमी हो रही है, लेकिन पहली बार ये भी कमी की है। और साथ ही साथ दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम यूपी और हरियाणा में भी ज्यादा है, जिस पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में वैट कम करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी इसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं। राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम है, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपए से 34 रुपए बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है।
हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, दिल्ली पे क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। और राजस्थान में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। राजस्थान में वैट ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा यहां पर महंगा बिक रहा है, जिस पर राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने राजस्थान सरकार से वैट घटाने की मांग की। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद में अब राजस्थान के अंदर देश का सबसे महंगा पेट्रोल डीजल भी बिक रहा है। राजस्थान के अंदर 111 रुपये पेट्रोल की रेट है इस वक्त, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। लेकिन इससे ही चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जहां पर टैक्स सेंटर से ज़्यादा, यानी कि जो केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स ले रही है उससे ज़्यादा राजस्थान सरकार के अंदर वसूला जा रहा है। देखिए कि जो तेल भरवाने लोग आ रहे हैं, आप ये बताएं कि काफ़ी सस्ता किया केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार को भी करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया किया है। 5 रुपये सस्ता, 6 रुपये सस्ता किया है तो बहुत बढ़िया किया है। लेकिन जो टैक्स ले रही है केंद्र सरकार, उससे भी राजस्थान सरकार ज़्यादा ले रही है। वो गलत है, वो गलत है सर। राजस्थान सरकार को भी कम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को घेरने की कुछ इस तरह से कोशिश की। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल के जो भाव हैं उसके अनुपात में जब तक नहीं कर देंगे या पेट्रोल डीजल को जब तक जीएसटी में नहीं ले लेंगे तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस अवसर के ऊपर 15 दिन तक हम प्रदेश में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी वार्ड में जाकर के लोगों को जनजागृत करेंगे महंगाई के खिलाफ, केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए नहीं जाने पर उन्हें निशाने पर लिया। वैट की जो कीमतें हैं, जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में वो दाम नहीं घटा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज ड्यूटी घटा के एक बड़ा संदेश दिया, पूरे देश में इसका स्वागत हुआ। और जो हमारी सरकारें हैं, जो बीजेपी रूलिंग है सहयोगी दल के साथ भी, उन सब ने वैट भी घटा दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार और जो विपक्षी दल की सरकार है वो जनता को कोई रिलीफ नहीं देना चाहती। वो सिर्फ भाषण देते हैं, लेकिन जब दाम घटाने का मौका आया, कीमत घटाने का मौका आया तो वो चूक गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट नहीं घटे, जिससे वहां लोगों को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत नहीं मिली। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो घटाई गई हैं। कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वह अभी आनाकानी कर रहे हैं या वह कम कर रहे हैं। देखिएगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि लोग घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारे शासन में पेट्रोल डीजल का रेट तो ओपन रेट था, वो मार्केट के हिसाब से रेट था। मुझे बड़ी खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो सरकार चल रही है उसने 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार नहीं किया। पैसा आया है तो खजाने में जमा हुआ है। इन्होंने कभी भी नहीं पूछा कि हमने 85 करोड़ लोगों को भोजन कैसे दिया। इन्होंने कभी नहीं पूछा विश्व के अंदर जब वैक्सीन बिक रही है 2.5-3 हमने कैसे सभी को फ्री वैक्सीन देने का काम किया। इन्होंने कभी नहीं पूछा सड़कों का निर्माण कैसे किया। इन्होंने कभी नहीं पूछा सेना को साज सज्जा हमने किस प्रकार से की है, ये कभी इन्होंने नहीं पूछा। और वो लोग हम पे प्रश्न उठा रहे हैं जो जमानत 5,000 करोड़ की जमानत पे छूटे हुए हैं, जिन्होंने घोटाला किया है। और आज पेट्रोल डीजल का रेट जब हमने देश की संवेदना को देखते हुए कम कर दिया है, उसके बावजूद ये सरकारें जो राजनीति कर रही थी आज भी अपने पुराने रेट पे कमा रही हैं, अपना शोषण कर रही हैं, समाज का शोषण कर रही हैं, देश का शोषण कर रही हैं। इनको समाज और देश माफ़ नहीं करने वाला है। और इस बीच राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि वहां वैट कम होगा या नहीं, इसका फैसला सीएम गहलोत करेंगे। केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन मांग कर रही है कि राजस्थान के अंदर भी वैट घटाया जाए। हमारे साथ हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास। प्रताप सिंह जी, राजस्थान में आप टैक्स केंद्र से ज़्यादा वसूल रहे हैं पेट्रोल डीजल पर। आप केंद्र सरकार की नीति नियत और झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति पूरा देश देख रहा है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है
रही बात राजस्थान की, अभी 3% हमने वेट कम किया था। जैसे ही सेंटर का एक्साइज ड्यूटी कम होती तो हमारे भी कम, उन्होंने 10 रुपये कम हुए और यहाँ 12 रुपये हो गए, क्योंकि हमारा भी हिस्सा कम हो गया अपने आप। जो सेंट्रल गवर्नमेंट पाप कर रही है, ये केंद्र की भूमिका कभी नहीं रही। सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आज की तारीख में राजस्थान में ही है, और नहीं, राजस्थान में नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। लेकिन उन्होंने कल ही वेट कम कर दिया। उन्होंने कर दिया क्योंकि वो तो चमचे हैं, केंद्र के चमचागिरी करेंगे, अपनी कुर्सी सुरक्षित रखनी है। लेकिन सच्चाई पे तो डिस्कस होगा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ऑनलाइन आंकड़ा बोल रहा है, जब 2014 में $105 प्रति बैरल था क्रूड ऑयल, तब 70 रुपए और 60 रुपए था डीजल, 60 रुपए, 59 रुपए 50 पैसे और 70 रुपए पेट्रोल। आज तो $80 प्रति बैरल है। जहरीला जाम जिंदगी तमाम। जी हां, बिहार में 39 लोगों की मौत हो गई और आरोप है कि जहरीली शराब पीने की वजह से इन सभी की जिंदगी मौत में तब्दील हुई। अकेले बेतिया का जिक्र करें तो 15 लोगों की जान चली गई, जबकि गोपालगंज में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। और इस बीच गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के एसएचओ सस्पेंड भी कर दिए गए। मौत के मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 10 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश भी तेजी से शुरू कर दी है। लेकिन किस तरह से ये जहरीला जाम जो है वो इंसानी जिंदगी पर भारी पड़ गया। 39 लोगों की जान चली गई, जिनमें देखिए परिवार में मातम पसर गया है। बिहार में भले ही शराबबंदी को लेकर पूर्ण बंदी की तस्वीर नजर आती हो, लेकिन हकीकत यही कहती है कि अंदर खेमे किस तरह से जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ रही है। तो जहरीली शराब का कोहराम कुछ ऐसा मचा कि लोगों की जिंदगी इसने लील ली। शराब ने लोगों की जिंदगी छीन ली। अब पीछे छूटे परिवार के सदस्य रो रो कर उनका बुरा हाल है, मातम पसरा हुआ है घर में। इसे लेकर जहां एक तरफ सियासत शुरू हो चुकी है, तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद आखिर ये शराब यहां पर आती कैसे, और खास तौर से जहरीली शराब देखिए किस तरह से लोगों की जिंदगी यहां पर लील चुकी है। बिहार के बेतिया की ये तस्वीर है। पुलिस एक्शन मोड में है, गिरफ्तारियां भी इस पूरे बाबत की जा रही है। और सीएम नीतीश कुमार गोपालगंज में हुए जहरीली शराब कांड से बेहद नाराज हैं और उन्होंने पटना में अपने सरकारी आवास पर आनन फानन में उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। और इस बैठक में आला अधिकारियों और विभागीय मंत्रियों को साफ साफ कड़ा टास्क देते हुए कहा गया कि अब लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीतीश कुमार ने कहा कि छठ के बाद 16 नवंबर को शराबबंदी को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की जाएगी। शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है, ये लोग चले जा रहे हैं। और इस बीच एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस मामले में आपराधिक मामला दर्ज कर जांच का आदेश दे दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी दोषियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन पाबंदी के बावजूद आखिर कहां से आई शराब और कहां से आई उस शराब ने लोगों की जिंदगी जो ली ली है, सवाल इस पर बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र गंगवार साहब। बात करते हैं गंगवार साहब, जिस तरह की घटना बेतिया में हुई है, गोपालगंज में हुई है, तकरीबन 34 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, कैसे ये घटना हुई है, क्या इनपुट? प्रारंभिक जो सूचनाएं मिली हैं उसके आधार पर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मेडिकल टीम और उत्पाद विभाग की टीम लगातार
वहाँ पर पहुँच करके अपनी जो प्रारंभिक प्रक्रिया है उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय जो चौकीदार जिनकी रूरल इंटेलिजेंस देने में सहभागिता रहती है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनको निलंबित किया गया। जो थानाध्यक्ष जिनकी ओवरऑल जिम्मेदारी उस थाना क्षेत्र में होती है उनको भी निलंबित किया गया और आगे भी हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं। और प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ जैसा मैंने बताया आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है और आपराधिक मामले को अब अनुसंधान करते हुए हम लोग तार्किक परिणाम तक ले जाएंगे। वहीं बेतिया के एसपी ने भी पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है। 2 लोगों पे कार्रवाई की गई है। SHO नौतन को सस्पेंड कर दिया गया है और वहाँ के जो लोकल दफादार हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है और अभी तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ लोग जो फरार चल रहे हैं उनके विरुद्ध भी रेड छापेमारी की जा रही है। तो एक तरफ कानूनी प्रक्रिया दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ जहरीली शराब से मौत के मामले में सियासत में भी उबाला गया। आरजेडी के MLC रामबली चंद्रवंशी ने सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की तो कांग्रेस ने पूरे मामले के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उधर बीजेपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कागज पर शराबबंदी करने से और स्थितियां बिगड़ रही है, प्रतिकूल हो रही है और अगर ये स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है तो इसकी जिम्मेवारी नीतीश कुमार को लेनी पड़ेगी और नीतीश कुमार को जिम्मेवारी लेकर के इन सारे हत्याओं का उन पर 402 का मुकदमा या 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। इसके लिए एक आदमी कोई जिम्मेवार है, उसका नाम है नीतीश कुमार जी और इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए आपको इस्तीफा देने की ज़रूरत है। देखिए, इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेदार है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिहार के अंदर नाजायज़ शराब ना बने, इस तरीके की लिक्कर ना बने और अगर ये लोग मारे गए तो मेरे उनके परिवारों के साथ सहानुभूति है, लेकिन इसके लिए मैं बिहार की सरकार को जिम्मेदार मानता हूँ। शराब से ही, जहरीली शराब से यदि मौत हुई है तो दुखद मौत है, लेकिन एक बात निश्चिंत रहिए, ये NDA की सरकार है, ये माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह सरकार अपने संकल्प से कदापि पीछे नहीं हटने वाली। यह सरकार अपने संकल्प पर अडिग है और कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इस तरह का साजिशन काम करते हैं उन सब का पर्दाफाश होगा और वो कानून के दायरे में होंगे। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने लोगों को जागरूक करने की भी बात कही तो उधर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने शराबबंदी को नीतीश की जिद का कानून बताया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने लोगों की मौत पर दुख जाहिर किया। कोई बेच रहा है उसके खिलाफ तो एक बात होती है कि आप बेच रहे हैं तो आपको गिरफ्तारी होगी, लेकिन कुछ लोग पी भी रहे हैं ना, क्यों पी रहे हैं? तो एक अवेयरनेस चलेगा और अवेयरनेस प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि हम शुरू करेंगे। हम समझते हैं कि हमारी नीयत साफ है, एफर्ट अभी और मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। जहरीली शराब पता नहीं क्या क्या डाल करके लोग बेच रहे हैं, उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। ये बार बार कहा जा रहा है कि साहब आपका कागज पर है, ये जो शराबबंदी है खुलेआम बिक रहा है, सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जीत बनाए हुए हैं और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आप ईमानदारी के साथ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो मौतें हुई हैं निसंदेह हम सब लोग उससे बेहद आहत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक कालजयी युग परिवर्तनकारी कार्यक्रम राज्य के समक्ष रखा। जनता सहयोग भी कर रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, तो इसका सीधा असर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई अवसरों पर ये कहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना जिसके कारण आपकी जानें जा सकती है। तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर जानकारी आप तक पहुंचा दे कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत यहां पर सामने आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर हिरासत में उन्हें लिया गया है। इस मामले को लेकर लगातार जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत। आशीष सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, कानूनी प्रक्रिया के तहत क्या कुछ आज तस्वीर सामने आई है? जी, आज कोर्ट में जो है ईडी ने साफ तौर पे 9 दिन की कस्टडी जो है वो साफ तौर पे मांगी थी और कहा था कि इस मामले में उन्हें अभी और इन्वेस्टिगेट करना है। कई जो है लूप होल्स हैं, कई ट्रांजेक्शंस हैं जिनकी जानकारी खंगालनी है।
साथ ही साथ सचिन वजे के एक्सटॉर्शन के मामले में भी जो है उन्हें कई एविडेंसेस खंगालने हैं और सबसे अहम तौर पर ऋषिकेश देशमुख जो कि उनके बेटे हैं उनसे जुड़ी हुई जानकारियों को खंगालने के लिए उन्हें समन किया गया हुआ था, वो हाजिर नहीं हुए। लिहाजा जो है ईडी को 9 दिन की कस्टडी और दी जाए, लेकिन कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं इस बात को दरकिनार करते हुए जो है 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया है। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने अपनी सफाई दी है। कुछ अखबारों ने दरअसल खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छेड़ दी गई कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने साफ कर दिया कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई प्लानिंग नहीं। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर भी अपनी सफाई दी और बताया कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। RIL की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया कि स्टोक पार्क को लेकर लंदन में लोकल गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। स्टोक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था।